साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर नीरजा सिंह, समाज कार्य विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एनजीओ प्रबंधन में उन्नत रणनीतियाँ नामक पाठ्यक्रम लेके। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे कि गैर सरकारी संगठन की स्थापना के लिए कानूनी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, ट्रस्ट के आवश्यक तत्व क्या होते हैं और ट्रस्ट के पंजीकरण के संबंध में हम किस प्रकार से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी गैर सरकारी संगठन का कानूनी प्रक्रिया के तहत पंजीकरण कराना या नहीं कराना, यह कुछ उद्देश्यों और मान्यताओं पर निर्भर करता है। जैसे यह तय करने से पहले गैर सरकारी संगठन बनाने के उद्देश्य और लक्ष्यों के बारे में हमें स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए और किसी गैर सरकारी संगठन को शुरू करने का उद्देश्य क्या है, अर्थात हमें पहले से उसके उद्देश्य या हमारी मंशा क्या है किसी गैर सरकारी संगठन को बनाने की, यह स्पष्ट होना चाहिए और इसे कानूनी इकाई रूप में स्थापित करने से हमें क्या हासिल होगा, इस बात की स्पष्टता होनी अति आवश्यक है ताकि संस्थापकों और उस समुदाय की आकांक्षाओं को पूरा करने में हमें मदद मिल सके। समुदाय से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि वह सरकारी या गैर सरकारी संगठन किस समुदाय के लिए भविष्य में काम करना चाहता है, किस समुदाय के उत्थान के लिए काम करना चाहता है। तो इसलिए समुदाय की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ही गैर सरकारी संगठन का पंजीकरण कराया जाना चाहिए। इस प्रकार से आमतौर पर दो तरह के गैर सरकारी संगठन काम करते हैं, जिसमें पहला पंजीकृत गैर सरकारी संगठन और गैर पंजीकृत गैर सरकारी संगठन। सैद्धांतिक रूप से यदि देखा जाए तो किसी गैर सरकारी संगठन को धर्मार्थ, कल्याणकारी और विकासात्मक गतिविधियों को संचालित करने के लिए खुद को पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि कुछ ऐसी विशिष्ट गतिविधियां हैं जो केवल तभी की जा सकती हैं जब कोई गैर सरकारी संगठन किसी देश में गैर सरकारी संगठन को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट अधिनियमों या कानूनों, विशेष रूप से फंड जुटाने के संदर्भ में, क्योंकि ये फंड जुटाने में हमें मदद करते हैं, के तहत पंजीकृत हो। यह पूरी तरह से किसी गैर सरकारी संगठन के गवर्निंग बॉडी पर निर्भर करता है कि वह संगठन को पंजीकृत कराना चाहता भी है या नहीं, या अपंजीकृत संगठन के रूप में काम करना चाहता है। यहाँ पर तार्किक प्रश्न यह है कि जब ऐसा करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है तो फिर गैर सरकारी संगठन को पंजीकृत कराने की आवश्यकता ही क्यों है। इसीलिए पंजीकरण की आवश्यकता को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो देखते हैं कि क्योंकि एक स्वैच्छिक संगठन पंजीकृत होने के बाद अपने आप में एक कानूनी इकाई बन जाता है। जब कोई संगठन एक निश्चित अवधि के लिए अस्तित्व में रहता है तब वह अपने विजन, मिशन, उद्देश्य, कार्यों, गतिविधियों और कर्मचारियों आदि के संदर्भ में अपनी अलग पहचान विकसित कर सकता है। तो फिर पंजीकरण का एक कानूनी रूप भविष्य के लिए उस पहचान को मजबूत करने में मददगार साबित होता है। उदाहरण के तौर पे यदि लेती हूँ तो मैं उत्तराखंड की ही बात करती हूँ यदि, तो यहाँ पर्यावरण से संबंधित जो भी लोग सेवाएं प्रदान कर सकते हैं और जो लोग इनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, दोनों के लिए पंजीकरण का एक कानूनी रूप संगठन को विश्वसनीयता प्रदान करने में मदद करेगा। क्योंकि अधिकांश दानकर्ता, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, एक कानूनी संगठन को ही संसाधन प्रदान करना पसंद करते हैं, ना कि व्यक्तियों या फिर अनौपचारिक समूह को। ऐसा इसीलिए है क्योंकि एक कानूनी इकाई पर दायित्वों को एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के जीवन से परे सुनिश्चित किया जा सकता है और कानून या कानूनी रूप में भी लागू किया जा सकता है। इसी प्रकार से पर्यावरण में अन्य तत्वों के संबंध में, जिसमें सहयोग या साथ मिलकर काम करने के अवसर प्रदान करने वाले तत्व शामिल होते हैं और जो संगठन को
किसी विशेष प्रकार से परिवर्तन के साधन के रूप में देखते हैं, दोनों संदर्भों में ही कानूनी ढांचा प्राप्त करने में संगठन की विश्वसनीयता बढ़ाने में मदद मिलती है। इसका एक प्रकार से पंजीकृत संगठन के पास एक लंबा जीवन होता है और जीवन में निरंतरता होती है, उसमें स्थिरता की संभावना बनी रहती है। तो इसी प्रकार से यदि बात करते हैं तो हम पाते हैं कि अब प्रश्न यह उठता है कि गैर सरकारी संगठन को पंजीकृत कराने से क्या लाभ होंगे। इस प्रकार यदि तुलना की जाए तो गैर पंजीकृत संस्थाओं और संगठनों की तुलना में पंजीकृत गैर सरकारी संगठन को विशिष्ट लाभ प्राप्त होते हैं, जिनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे आदर्श रूप में पंजीकृत गैर सरकारी संगठन के निर्धारित कार्य दायित्व के कारण गैर सरकारी संगठन की सोच व्यवस्थित और कार्यप्रणाली का विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। इसी प्रकार से जब अगले स्तर पर आती हूँ तो हम देखते हैं कि पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों, सरकार, दानदाताओं एवं अन्य संगठनों के मध्य बातचीत को सार्थक और सक्षम बनाने में उन्हें कानूनी दर्जा प्राप्त होता है और इसके साथ ही इसके सदस्य कानूनी दायरे में रहकर संगठन का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होते हैं। इसी प्रकार पंजीकृत अथवा रजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठन संगठन के नाम पर ही बैंक में अपना खाता खोल सकता है और संगठन के नाम पर अनुबंध भी कर सकता है और उस पर हस्ताक्षर भी कर सकता है, जो कि कानूनी दायरे में आता है और यह अनुमन्य भी होता है। इसी प्रकार से अगली कड़ी में एक पंजीकृत अथवा रजिस्टर्ड गैर सरकारी संगठन सरकारी एजेंसियों, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दानदाताओं से वित्तीय सहायता के लिए भी अर्हता अथवा स्वीकारता प्राप्त कर सकता है। यह संबंधित विभाग के पंजीकरण अधिकारियों, अनुबंध निधियों और संबंधित विभागों से सहायता भी ले सकता है। इसके साथ ही एक पंजीकृत गैर सरकारी संगठन कुछ आय, प्रशिक्षण अवसरों और तकनीकी सहायता के साथ ही वाहन, उपकरण, अन्य जरूरत की वस्तुओं को भी रियायती दरों पर या छूट के साथ उसकी मांग कर सकता है। इस प्रकार से एक कानूनी ढांचा संगठन अथवा दीर्घकालिक और निरंतरता प्रदान करने में इसकी संभावना अधिक बढ़ जाती है। कानूनी ढांचा सदस्यता के लिए सीमित देयता को प्रदान करता है और जिसमें विशेष रूप से उन लोगों के लिए अधिक सहूलियत होती है जिन्होंने इसे स्थापित किया है अथवा शुरुआत में इसे स्थापित करने में इसमें मदद भी प्राप्त होती है। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि संगठन का कोई नुकसान या समस्या का सामना करने की स्थिति में नेतृत्वकर्ता द्वारा सद्भावनापूर्ण इरादों को ध्यान में रखते हुए ही काम को किया जाए। ऐसी परिस्थिति में नुकसान या समस्या आने पर व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की व्यक्तिगत संपत्ति, प्रतिष्ठा, जीवन इत्यादि पर कोई जोखिम नहीं आता है। हालांकि सूचीबद्ध लाभ काल एवं परिस्थिति पर एवं पंजीकरण की दशा पर निर्भर करते हैं, जो सभी प्रकार के पंजीकरणों में समान रूप से लागू नहीं होते हैं और ना ही सभी गैर सरकारी संगठन उसका दावा करने में सक्षम होते हैं। अर्थात कोई भी संगठन जो उसकी कार्य की प्रकृति है उसके अनुरूप ही उसकी अपनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं या उनकी अपने अलग टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। गैर सरकारी संगठन पंजीकृत करवाने के बाद उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि कानूनी दर्जा प्राप्त होने के बाद किसी भी गैर सरकारी संगठन की कुछ जिम्मेदारियां, कर्तव्य और कार्यदायित्व भी बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जिसको मिलने वाले लाभों के साथ ही संगठन को और अन्य दायित्वों को भी निभाना पड़ता है और यह वैधता के लिए अति आवश्यक तत्व भी होता है।
इसीलिए पंजीकरण की प्रक्रिया कई बार दुधारी तलवार बन जाती है, क्योंकि जब कोई संगठन एक कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत हो जाता है तो वह कुछ नियमों, प्रक्रियाओं, मानदंडों, कानूनों इत्यादि से बंधा हुआ होता है, जो कि पंजीकरण की शर्त के रूप में विशेष रूप में उल्लिखित भी किया जाता है। इसीलिए कानूनी मान्यता मिलने पर कुछ कार्य दायित्व का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। जैसे संगठन को कानूनी मान्यता मिलने पर देश के अन्य विभिन्न कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से भी रेगुलेट किया जाता है। इसी प्रकार से गैर सरकारी संगठन को समय पर रिटर्न दाखिल करना सुनिश्चित करना होता है और अन्य वैधानिक दायित्वों को भी पूरा करना होता है। साथ ही कानूनी इकाई के रूप में पंजीकृत होने के बाद गैर सरकारी संगठन को विभिन्न कानूनों, रेगुलेशंस और विभिन्न वैधानिक दायित्वों, जिनको हम स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस कहते हैं, को भी पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। इसमें पहले से ही तत्व यह तय किया जाता है कि संगठनात्मक ढांचे के अनुरूप ही कार्य करना होगा और अपनी कार्यात्मक गतिविधियां यानी कि फंक्शनल एक्टिविटीज में पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी बनाए रखनी होती है। और पंजीकृत होने के बाद दायित्वों में स्थानीय सरकार को रिपोर्ट करना शामिल है। इसी प्रकार से वित्तीय रिकॉर्ड रखना शामिल है, कार्यालय स्थान स्थापित करना इत्यादि भी शामिल है। इसी प्रकार से जब हम भारतीय संदर्भ में गैर सरकारी संगठन या सरकारी संगठन के पंजीकरण के विभिन्न रूपों और कानूनों की चर्चा करते हैं तो यह पाते हैं कि भारत में गैर सरकारी संगठन के पंजीकरण का सबसे आम रूप इसे सोसाइटी, ट्रस्ट, कंपनी, ट्रेड यूनियन, सहकारी समिति आदि के रूप में पंजीकृत कराना होता है। कई राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास गैर लाभकारी संस्थाओं पर नियामक प्राधिकरण भी होता है। भारतीय संदर्भ में राज्य स्तर पर एजेंसियों में चैरिटी कमिश्नर यानी कि जो ट्रस्टों के लिए होता है, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज कुछ राज्यों में जिसमें अलग अलग शीर्षकों के नाम से इसको संदर्भित भी किया गया है, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत इसको सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से भारत में राष्ट्रीय या संघीय स्तर पर विनियामक निकायों में आयकर विभाग, गृह मंत्रालय केवल विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के संदर्भ में यह आता है। इसी प्रकार से अब प्रश्न उठता है कि इसके अंतर्गत हम ट्रस्ट को क्या समझते हैं, अर्थात ट्रस्ट से क्या तात्पर्य है। तो जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 की धारा 3 के अनुसार ट्रस्ट का अर्थ होता है कि जब संपत्ति से कोई दायित्व जुड़ा होता है अथवा उसका स्वामित्व होता है तो एक व्यक्ति या सेटलर जिसको कहते हैं ट्रस्ट को दूसरे व्यक्ति यानी ट्रस्टी और तीसरे पक्ष के लाभार्थी के हाथों में सौंप देता है। दूसरे शब्दों में एक ट्रस्ट एक कानूनी साधन है जो किसी तीसरे पक्ष या ट्रस्टी को लाभार्थी की ओर से ट्रस्ट फंड में परिसंपत्तियों को संचालित करने और प्रतिबंधित करने की अनुमति देता है। एक ट्रस्ट नाटकीय रूप से अपनी संपत्तियों को नियंत्रित करने के बारे में अपने विकल्पों को बढ़ाता है, चाहे आप अपनी संपत्ति को करों से बचाने की कोशिश कर रहे हो या इसे अपने बच्चों को सौंपना चाहते हैं। दोनों संदर्भों में ही यह लागू होता है। फिर अगला चरण आता है धर्मार्थ, इसके उद्देश्य क्या हैं। तो धर्मार्थ उद्देश्यों की जब बात करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम संशोधन में धारा 2 के अंतर्गत सब कोड 15 के तहत धर्मार्थ उद्देश्य अधिनियम की अभिव्यक्ति करते हैं, जिसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे इसके द्वारा गरीबों को राहत प्रदान की जाती है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है, निःशुल्क चिकित्सा राहत प्रदान की जाती है और सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता की किसी वस्तु की उन्नति के लिए भी ये ट्रस्ट काम करते हैं। इस प्रकार से जब ट्रस्ट पे हम अपना ध्यान आकृष्ट करते हैं तो पाते हैं कि मुख्यतः ट्रस्ट 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला
वे ट्रस्ट जो अपनी परिसंपत्तियों को आगे बढ़ाकर धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, और दूसरे सार्वजनिक धार्मिक ट्रस्ट, ऐसे ट्रस्ट जो सार्वजनिक रूप से धार्मिक कार्य करके उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। सार्वजनिक ट्रस्ट एक गैर लाभकारी धर्मार्थ या गैर सरकारी संगठन होता है। हालांकि धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम 1920, धार्मिक बंदोबस्ती अधिनियम 1863, धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1890, बॉम्बे सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम 1950 के नियम के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि भारत में सार्वजनिक ट्रस्टों के कानून सूचीबद्ध हैं। और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि केंद्रीय अधिनियम सार्वजनिक ट्रस्टों पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों ने प्रशासन के लिए उनकी अपनी शर्तें और उनके कार्यदायित्व को पारित किया है। पब्लिक ट्रस्ट और लोकहित ट्रस्ट बनाने के कारण पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट को पंजीकरण और प्रशासन दोनों में सरलता के लिए पसंद किया जाता है, क्योंकि जो उन्हें महत्वाकांक्षी ट्रस्टियों के बीच एक लोकप्रियता के रूप में विकल्प प्राप्त होता है, वह पब्लिक ट्रस्ट आयकर अधिनियम के तहत सरकार से कर में छूट का लाभ भी उठा सकता है। इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट की 3 आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें सेटलर द्वारा की गई ट्रस्ट की घोषणा, सेटलर का अर्थात यहाँ पे अर्थ यह है कि वह जो ट्रस्ट बनाना चाहता है और जो उसके लिए बाध्यकारी है। सेटलर द्वारा कुछ संपत्ति को अलग करना और इस तरह खुद को स्वामित्व से वंचित करना और किसी वस्तु का विवरण लाभार्थी को उसकी संपत्ति के रूप में या उसके सार्वजनिक कार्य के रूप में देना है। संपत्ति को ट्रस्ट में स्थानांतरित करने के बाद यह माना जाता है। और इसके अलावा पब्लिक ट्रस्ट के उल्लंघन के मामले में या तो महाधिवक्ता या ट्रस्ट में रुचि रखने वाले 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के संबंध में मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल होती हैं, जैसे ट्रस्टी को हटाना, नए ट्रस्टी की नियुक्ति करना, ट्रस्टी में कोई भी संपत्ति को रखना या हटाना, निष्कासित ट्रस्टी को किसी ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जा करने का निर्देश देना या फिर ऑडिट का भी निर्देश देना इत्यादि शामिल है। इसी प्रकार से निजी ट्रस्ट वह ट्रस्ट होता है जिसमें लाभार्थी व्यक्ति या परिवार से ही होते हैं। व्यक्तिगत ट्रस्ट में निजी विशेष ट्रस्ट आती है, जिसको हम विवेकाधीन ट्रस्ट के रूप में भी जानते हैं। इस मामले में लाभार्थी और शेयर दोनों का निर्धारण या निर्धारित किए जाते हैं, जहां 2 लाभार्थियों में से कोई एक और उसका हिस्सा अनिश्चित है, इस प्रकार की संकल्पना की जाती है। हालांकि विश्वास दोनों का मिश्रण भी हो सकता है। ऐसे ट्रस्टों को सार्वजनिक सह निजी ट्रस्ट भी कहा जा सकता है। एक वैध निजी ट्रस्ट की सामग्री जैसे सबसे पहले आवेदन पत्र, निजी ट्रस्ट बनाने के लिए दिशा निर्देश, संपत्ति के सेटलर को लाभार्थियों के लाभ के लिए कुछ संपत्ति अलग से घोषित करनी चाहिए, ट्रस्ट डीड के अनुसार ट्रस्टी को लाभार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए संपत्ति का प्रबंधन करना चाहिए। सेटलर उसी ट्रस्ट का ट्रस्टी भी हो सकता है। एक लाभार्थी या लाभार्थी वह होना चाहिए जो ट्रस्ट की संपत्ति से लाभ उठाता है या कॉलोनाइजर होता है। ट्रस्ट की संपत्तियों को उचित रूप से सीमांकित किया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रस्ट के उद्देश्यों को निर्दिष्ट भी किया जाना चाहिए। निजी ट्रस्ट बनाने के कारण हो सकते हैं, जैसे भारत में उत्तराधिकार नियोजन का निजी ट्रस्ट मार्ग तेजी से आजकल लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि धन संपत्ति का संरक्षण तेजी से बढ़ रहा है और यह संपत्ति को सुरक्षित रखने में मददगार साबित होता है, जबकि उत्तराधिकारी इससे लाभ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा यह संपत्ति जल्दी से निपटाने के बजाय अगली पीढ़ी को हस्तांतरित भी की जा सकती है। इसके अलावा वह कर लाभ या कटौती का भी आनंद ले सकते हैं। निजी ट्रस्ट ट्रस्टी के लाभार्थियों को बनाए रखने और ट्रस्ट की संपत्ति या दिवालियापन संरक्षण को भी लागू करने में मदद करता है।
वसीयत द्वारा घोषित निजी ट्रस्ट में पंजीकरण आवश्यक नहीं होता है, भले ही इसमें अचल संपत्ति ही क्यों न शामिल हो। इन ट्रस्टों के मामले में आपकी आय का एक हिस्सा सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को दिया जाता है, जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जाने वाली आय का हिस्सा निजी के रूप में कर योग्य होता है, जबकि सार्वजनिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इसको इस्तेमाल भी किया जा सकता है और यह हिस्सा धारा 11 के तहत कर में छूट के लिए भी पात्रता रखता है। यहाँ लागू एकमात्र शर्त यह है कि ट्रस्ट को 1/4/1962 से पहले बनाया गया होना चाहिए, जो कि आयकर अधिनियम 1961 से पहले है। इस तिथि को या इसके बाद बनाए गए सार्वजनिक सह निजी ट्रस्ट धारा 11 के तहत इस छूट के लिए पात्र नहीं होते हैं। इस प्रकार से यदि ट्रस्ट की भूमिका की बात की जाए तो आइए जानते हैं कि इसमें ट्रस्ट की भूमिका क्या हो सकती है। सबसे पहले ट्रस्ट का लेखक या राइटर आता है, अर्थात वह व्यक्ति जो ट्रस्ट को दोहराता है या घोषित करता है उसे हम ट्रस्ट का लेखक या राइटर कहते हैं। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार अनुबंध द्वारा अनुमत कोई भी व्यक्ति या नाबालिग मूल अधिकार क्षेत्र के प्रमुख सिविल न्यायालय में ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन प्रत्येक मामले में परिस्थितियों और समय सीमा के लिए कानून के अनुसार जिस पर ट्रस्टी लेखक ट्रस्ट की संपत्ति का निपटान कर सकता है यह भी शामिल है। इस प्रकार से यह देखा जा सकता है कि एक ट्रस्ट को बनाने के लिए किस प्रकार से संयोजित और नियोजित होना पड़ता है और किस प्रकार से यह ट्रस्ट आम जनता के लिए और उनके अपने वारिसों के लिए भी लाभप्रद साबित होती है। इसी कड़ी में जब हम आगे आते हैं तो पाते हैं कि जो ट्रस्ट है उसको बनाने से एक प्रकार से पूरे परिवार के कार्यदायित्व भी बढ़ जाते हैं और जो लेखक व्यक्ति या सेटलर द्वारा रद्द या घोषित ट्रस्ट को स्वीकार करता है उसे भी ट्रस्टी कहा जाता है। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार ट्रस्टी कौन कौन हो सकते हैं, तो इसमें कोई व्यक्ति जो संपत्ति रखने में सक्षम है लेकिन जहां ट्रस्ट में विवेक का प्रयोग शामिल है वह तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वह अनुबंध करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार से ट्रस्ट स्वीकार करने के लिए बाध्यता नहीं होती है और ट्रस्टी के किसी भी शब्द या कार्य द्वारा उचित निश्चितता के साथ स्वीकृति का संकेत मिलना भी अति आवश्यक होता है। ट्रस्ट को स्वीकार करने के बजाय अपेक्षित ट्रस्टी उसे उचित समय के भीतर अस्वीकार भी कर सकता है। इस तरह की अस्वीकृति ट्रस्ट की संपत्ति को उसमें निहित होने से रोकती है या दो या अधिक सह ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति को एक या दूसरे में अस्वीकार करने और ट्रस्ट बनाने की तिथि से एकमात्र ट्रस्टी या ट्रस्टी बनाने का अस्वीकरण भी होती है। ट्रस्ट के निर्माण के समय सेटलर के निर्देशों का पालन करते हुए ट्रस्ट के उद्देश्य को पूरा करना आवश्यक है, जिसे अन्य सभी ट्रस्टियों की सहमति से संशोधित भी किया जा सकता है। इस प्रकार से ट्रस्टी को काम करने, खर्चों की प्रतिपूर्ति करने, खातों को निपटान करने में डिक्री आदि का अधिकार है। हालांकि ट्रस्टी अनुमोदन के बाद ट्रस्ट की संपत्ति को त्याग भी सकता है या अपने लाभ के लिए इसका उपयोग भी नहीं कर सकता है। वह निजी तौर पर काम नहीं कर सकता है या काम नहीं करना उसके लिए अति आवश्यक होता है या यह प्रतिबंधित भी है। लाभार्थी इसमें कौन हो सकते हैं, तो लेखक, सेटलर या ट्रस्टी द्वारा स्वीकार किए गए विश्वास से लाभ उठाने वाले लोग जो इससे हितधारकों के रूप में जुड़े होते हैं उनको हम लाभार्थी कहते हैं। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो लाभार्थी है वह संपत्ति रख सकता है। लाभार्थियों को किराए,
लाभ, विशिष्ट निष्पादन, ट्रस्ट के उपकरणों की प्रतियों की मांग करने, उन्हें कोई भी काम करने के लिए मजबूर करने आदि का भी अधिकार होता है। प्रस्तावित लाभार्थी ट्रस्ट के अस्वीकरण या नोटिस के बाद असंगत दावे के साथ ट्रस्टी को अपना हित छोड़ना भी पड़ सकता है। ट्रस्टी को ट्रस्ट संपत्ति या ट्रस्ट मनी भी कहा जाता है। ट्रस्ट का एक साधन वह साधन होता है जिसके द्वारा उस ट्रस्ट को घोषित किया जाता है। अब आप चैरिटेबल ट्रस्ट पंजीकरण की प्रक्रिया कैसे शुरू करें, जिसमें अपने ट्रस्ट को पंजीकृत करने से पहले हमें या आपको निर्णय लेने होंगे। जैसे सबसे पहले ट्रस्ट का नाम क्या रखना है, ट्रस्ट का स्थायी पता क्या होगा, ट्रस्ट के उद्देश्य या चैरिटेबल या धार्मिक जो ट्रस्ट हम बना रहे हैं उसके अपने उद्देश्य क्या होंगे, उनका निर्धारण करना है। ट्रस्ट में एक सेटलर होगा, ट्रस्ट के 2 ट्रस्टी होंगे और ट्रस्ट की संपत्ति चल या अचल है इसके बचने के लिए स्टैम्प ड्यूटी पर बचत करने के लिए ट्रस्ट की प्रारंभिक संपत्ति के रूप में आमतौर पर नकद चेक की एक छोटी राशि दी जाती है। अपेक्षित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर ट्रस्ट डीड तैयार करी जाती है, जो कि दिल्ली में ट्रस्ट की संपत्ति के मूल्य का लगभग 8% तक उदाहरणार्थ हो सकती है। यह दर राज्य अलग अलग होती है। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत स्थानीय रजिस्ट्रार के साथ ट्रस्ट डीड के पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें अपेक्षित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर ट्रस्ट डीड को उल्लिखित किया जाता है। पासपोर्ट आकार की तस्वीर और सेटलर की पहचान की एक प्रति भी आवश्यक होती है। प्रत्येक ट्रस्टी को एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर, पहचान पत्र और इसके 2 गवाहों में से प्रत्येक की पहचान प्रमाण की पत्र की एक प्रति भी आवश्यक होती है। ट्रस्ट डीड के सभी पृष्ठों पर सेटलर के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं और ट्रस्ट डीड पर 2 व्यक्तियों की गवाही भी लगती है। इस प्रकार से स्थानीय रजिस्ट्रार के पास जाने के पश्चात पंजीकरण के लिए ट्रस्ट डीड और उसकी फोटोकॉपी जमा करनी होती है। डीड की फोटोकॉपी में सभी पृष्ठों पर जो सेटलर होता है उसके हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किए जाते हैं और पंजीकरण के समय सेटलर और 2 गवाहों को व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित होना होता है और उनकी पहचान पत्र की मूल प्रति भी वहां पर साबित करना होता है, अर्थात वहां पे प्रस्तुत की जाती है। रजिस्ट्रार फोटोकॉपी अपने पास रख लेता है और ट्रस्ट डीड की मूल पंजीकृत प्रति व्यक्ति को वापस कर देता है। ट्रस्ट डीड कानूनी स्थिति को साबित करता है और यदि कोई संपत्ति इसमें शामिल है, खासकर भूमि, भवन, तो इसका प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य होता है। यह ट्रस्ट का एक आवश्यक साधन है। इसमें उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्रबंधन के तरीकों की घोषणा की जाती है। भविष्य में किसी प्रकार की भी विसंगति से खत्म करने के लिए और ट्रस्ट डीड में नियुक्तता को बढ़ाने या घटाने के लिए भी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। यदि ट्रस्टी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए ट्रस्टियों या उनकी संख्या या पंजीकृत पते में कोई बदलाव होता है तो एक नया ट्रस्ट डीड तैयार किया जाता है, जिसे रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत किया जाना अनिवार्य होता है। अगर ठीक से तैयार ट्रस्ट डीड है तो ठीक है, अन्यथा वह बेकार मानी जाती है। इसलिए पंजीकरण का काम बहुत ही तत्परता और ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। एक अच्छी तरह से बने हुए ट्रस्ट में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में भ्रम, मुद्दों और विवादों में इसकी अधिक संभावना ना बनने पाए। आपके ट्रस्ट को प्रोजेक्ट खरीदने, फंड जुटाने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। कुछ लोग ट्रस्ट को मौजूदा ट्रस्ट समझ लेते हैं, जो एक बहुत बड़ी गड़बड़ी का भी द्योतक है। हर ट्रस्ट अलग अलग होता है और ज्ञापन का उसकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार भी किया जाना होता है। इसीलिए एक सलाहकार को नियुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि वे विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने वाले ट्रस्ट तैयार करने में अनुभवी होते हैं और उनका मुख्य कार्य ट्रस्ट डीड तैयार करना होता है। इसमें जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं वह इस प्रकार से हैं। इस अनुभाग में आप ट्रस्ट के
जो आवश्यक डीड हैं उनका परिचय अगर प्राप्त करते हैं तो पाते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट 1882 के सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत इसको होना अनिवार्य होता है। महिलाओं के मामले में और बच्चों के मामले में, पुरुषों के मामले में इसमें आयु सीमा निर्धारित की गई है और इसके साथ ही सभी सदस्य स्वस्थ दिमाग वाले और उनकी शैक्षणिक योग्यता को भी ध्यान में रखा गया है। सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी भी इस ट्रस्ट या ट्रस्टी बनने के पात्र होते हैं। वे सार्वजनिक ट्रस्ट के माध्यम से अपने लिए कोई लाभ, वेतन या व्यक्तिगत हित नहीं ले सकते हैं और ट्रस्ट को निस्वार्थ सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इस प्रकार से जब अगले स्तर पे आते हैं तो इसमें हमें आधार और पैन कार्ड की सत्यापित मूल प्रतियां भी वहां पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होता है और जिनके नाम पर संपत्ति के मालिक हैं या जिनके नाम पर पानी या बिजली का बिल इत्यादि है, जो इस गैर सरकारी संगठन के ट्रस्टी बनना चाहते हैं या पंजीकरण कराना चाहते हैं, उनके लिए यह सब कागजात रखे जाना आवश्यक होता है। यदि संपत्ति किराए पर है तो किराया समझौता या किरायानामा भी आवश्यक होता है, जिसमें 2 गवाह शामिल होते हैं, जिसमें से एक पंजीकृत अधिवक्ता होना चाहिए और साथ ही 2 पासपोर्ट आकार के फोटो भी होने चाहिए। ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर करने संबंधित क्षेत्र जिले से संबंधित जिला न्यायालय के राजस्व विभाग के तहत उप पंजीयक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होता है। और यहाँ पर यह भी नोट किया जाना आवश्यक है कि भविष्य में किसी विवाद से बचने के लिए किसी अनुभवी या जानकार अधिवक्ता द्वारा बनाया गया कानूनी दस्तावेज हमें मदद प्रदान करता है। तो ट्रस्ट पंजीकरण के क्या लाभ हो सकते हैं? यहाँ पर जब हम ट्रस्ट पंजीकरण के लाभों के बारे में जानते हैं या समझते हैं तो देखते हैं कि धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल करने के लिए पंजीकृत ट्रस्ट पर छूट का लाभ उठा सकते हैं, गरीबों को हम लाभ दे सकते हैं, कानूनों का अनुपालन कर सकते हैं, पारिवारिक संपत्तियां जिनके पास हैं उनका संरक्षण मिल सकता है और प्रोबेट कोर्ट से बच भी सकते हैं। इसी प्रकार से जब हम आगे चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार कौन ट्रस्टी व्यक्ति हो सकते हैं, ऐसे कौन से व्यक्ति जो ट्रस्टी हो सकते हैं या कहलाते हैं। इसमें वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति रखने में सक्षम है लेकिन जहां ट्रस्ट में विवेक का प्रयोग शामिल किया गया हो, वह तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि वह अनुबंध करने में सक्षम ना हो। ट्रस्ट स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। ट्रस्टी के किसी भी शब्द या कार्य द्वारा उचित निश्चितता के साथ स्वीकृति के संकेत भी दिए जाने आवश्यक हैं। ट्रस्ट को स्वीकार करने के बजाय अपेक्षित ट्रस्टी इसे उचित समझ या समय के भीतर अस्वीकार भी कर सकता है। इस तरह की अस्वीकृति ट्रस्ट की संपत्ति को उसमें निहित होने से रोकती है। 2 या 2 से अधिक सह ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट की संपत्ति को एक या दूसरे में अस्वीकार करने और ट्रस्ट बनाने की तिथि से एकमात्र ट्रस्टी या ट्रस्टी बनाने को अस्वीकरण भी कर सकता है। ट्रस्ट के निर्माण के समय सेटलर के निर्देशों का पालन करते हुए ट्रस्ट के उद्देश्य को पूरा किया जाना आवश्यक होता है, जिसे अन्य सभी ट्रस्टियों की सहमति से संशोधित किया जाता है। ट्रस्ट को काम करने, खर्चों की प्रतिपूर्ति करने, खर्चों का निपटान करने, डिक्री आदि का भी अधिकार है। हालांकि ट्रस्टी अनुमोदन के बाद ट्रस्ट की संपत्ति को त्याग नहीं सकता है या अपने लाभ के लिए इसका उपयोग भी नहीं कर सकता है। वह निजी तौर पर काम नहीं कर सकता है। या इस प्रकार से इसके लाभार्थी कौन हो सकते हैं? लाभार्थियों में लेखक या सेटलर और या ट्रस्टी, तीनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, आ सकते हैं। स्वीकार किए गए विश्वास से लाभ उठाने वाले लोगों में से वे लोग होंगे जिन्हें लाभार्थी कहा जाता है। भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो लाभार्थी है वह संपत्ति रख सकता है। लाभार्थियों को किराए, लाभ, विशिष्ट निष्पादन, ट्रस्टों के उपकरणों की प्रतियों की मांग करने,
उन्हें कोई भी काम करने के लिए मजबूर करने आदि का भी अधिकार प्राप्त होता है। प्रस्तावित लाभार्थी ट्रस्ट के अस्वीकरण या नोटिस के साथ असंगत दावे के साथ ट्रस्टी पर अपना हित छोड़ सकता है। ट्रस्टी या ट्रस्ट को ट्रस्ट संपत्ति या ट्रस्ट मनी भी कहा जाता है। ट्रस्ट का एक साधन वह साधन भी होता है जिसके द्वारा ट्रस्ट घोषित किया जाता है। आप चैरिटेबल ट्रस्ट में पंजीकरण की प्रक्रिया को कैसे समझ सकते हैं? इसमें सबसे पहले अपने ट्रस्ट को पंजीकृत करने से पहले हमको निम्नलिखित निर्णय लेने होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको अपने ट्रस्ट का नाम रखना होता है। इसके पश्चात ट्रस्ट का स्थायी पता होना चाहिए। उसके बाद में चैरिटेबल या धार्मिक ट्रस्ट के अपने निर्धारित उद्देश्यों का परिपालन किया जाना चाहिए या उल्लिखित होना चाहिए। ट्रस्ट का एक सेटलर होता है, उसका उल्लेखन होना चाहिए। इसके साथ ही ट्रस्ट के 2 ट्रस्टियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। ट्रस्ट की संपत्ति चल या अचल संपत्ति है या स्टैम्प पेपर पर ड्यूटी बचत करने के लिए या प्रारंभिक जो स्तर पर ट्रस्ट बनता है उसमें नगद या चेक में छोटी राशि देने से भी इसमें लाभ मिलता है। अपेक्षित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर ट्रस्ट डीड को तैयार किया जाता है और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत स्थानीय रजिस्ट्रार के यहाँ ट्रस्ट डीड के पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें अपेक्षित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर ट्रस्ट डीड को तैयार किया जाता है। पासपोर्ट आकार की तस्वीर, सेटलर की पहचान का एक प्रति, प्रत्येक ट्रस्टी के पास पासपोर्ट आकार की तस्वीर और उसके पहचान की प्रति इत्यादि का होना आवश्यक होता है। पासपोर्ट आकार की तस्वीर और गवाहों, जो 2 गवाह होते हैं उनके भी अपने पहचान पत्र और उनकी दोनों गवाहों की पासपोर्ट आकार की तस्वीर का होना आवश्यक होता है। ट्रस्ट डीड के सभी पृष्ठों पर जो सेटलर होता है उसके हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है। ट्रस्ट डीड में 2 व्यक्तियों की गवाही भी लगती है और स्थानीय रजिस्ट्रार के पास जाने के पश्चात पंजीकरण के लिए ट्रस्ट डीड और उसकी फोटोकॉपी को जमा किया जाता है। ट्रस्ट डीड की फोटोकॉपी में सभी पृष्ठों पर जो सेटलर है उसके हस्ताक्षर किए जाने आवश्यक होते हैं। पंजीकरण के समय सेटलर और 2 गवाहों को व्यक्तिगत रूप से वहां पे उपस्थित होना होता है और उनकी पहचान पत्र की मूल प्रतियां भी वहां पे सम्मिलित की जाती हैं। अब रजिस्ट्रार फोटोकॉपी अपने पास रख लेता है और ट्रस्ट डीड की मूल पंजीकृत प्रति ट्रस्टी को वापस कर देता है। ट्रस्ट डीड कानूनी स्थिति को साबित करता है और यदि कोई संपत्ति शामिल है जिसमें खासकर भूमि, भवन, तो प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रदान करना अनिवार्य होता है। यह ट्रस्ट का एक आवश्यक साधन है। इसमें उद्देश्यों, लक्ष्यों और प्रबंधन के तरीकों की भी घोषणा की जाती है। भविष्य में विसंगति के किसी भी अवसर को समाप्त करने के लिए ट्रस्ट डीड में नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया बताई गई है। यदि ट्रस्टी के लक्ष्यों और उद्देश्यों के लिए ट्रस्टियों और उनकी संख्या या पंजीकृत पते में कोई बदलाव होता है तो नया ट्रस्ट डीड तैयार करना चाहिए, जिसमें रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीत कराना होता है। अगर ट्रस्ट डीड ठीक से तैयार नहीं होती तो अनेक प्रकार की विसंगतियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए एक अच्छी तरह से तैयार की हुई ट्रस्ट डीड आपको आगे सहूलियत प्रदान करती है, जिसमें भविष्य में भ्रम, मुद्दों, विवादों इत्यादि की संभावना को समाप्त किया जाता है। आपके ट्रस्ट को प्रोजेक्ट खोजने या फंड जुटाने में भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग ट्रस्ट को मौजूदा ट्रस्ट समझ लेते हैं, जो एक बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हर ट्रस्ट अपने आप में एक अलग संस्था है और ज्ञापन को उसकी विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया जाना चाहिए। इसीलिए एक सलाहकार को नियुक्त किया जाना अति आवश्यक होता है और यह अनुभवी सलाहकार आपको ट्रस्ट डीड तैयार करने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से जो ट्रस्ट डीड के आवश्यक दस्तावेज हैं उनमें यदि आप भारत में ट्रस्ट पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी चाहते हैं तो इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट 1882 के सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है, जिसमें महिलाओं, बच्चों,
बुजुर्गों, पुरुषों इत्यादि के लिए आयु सीमा दी गई है और इसके साथ ही उनके स्वस्थ दिमाग वाले व्यक्तियों का होना भी और उनकी शैक्षिक योग्यता को भी इसमें शामिल किया जाता है। सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी भी ट्रस्ट के ट्रस्टी बनने के पात्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वे इस ट्रस्ट से ना ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ ले सकते हैं, ना वेतन ले सकते हैं, ना ही उनके कुछ अपने हित इसमें शामिल होते हैं, अर्थात उन्हें निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं प्रदान करना होता है। इसी प्रकार से मूल प्रतियों में पैन और आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन के समय सभी के लिए सत्यापित किया हुआ आधारित यह पैन और आधार कार्ड आवश्यक होता है, जिसमें और जिसके नाम पर संपत्ति है या संपत्ति के मालिक में जो है उसका पानी का बिल, बिजली का बिल या फिर जो है ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे होनी चाहिए और इसके साथ साथ ही एक सहमति पत्र भी आवश्यक होता है। यदि संपत्ति किराए पर है तो किराया समझौता भी आवश्यक होता है, जिसमें 2 गवाह शामिल होते हैं, जिसमें से एक पंजीकृत अधिवक्ता होना चाहिए। साथ ही 2 पासपोर्ट आकार के फोटो भी वहाँ पर होने चाहिए। ट्रस्ट डीड पर हस्ताक्षर करके संबंधित क्षेत्र जिले से संबंधित जिला न्यायालय के राजस्व विभाग के तहत उप पंजीयक कार्यालय में यह सब कागजात जमा करने होते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि भविष्य में किसी भी विवाद से बचने के लिए किसी अनुभवी या जानकार अधिवक्ता द्वारा बनाया गया कानूनी दस्तावेज आपको ट्रस्ट बनाने में बहुत लाभकारी होता है। इसी प्रकार से अब हम समझते हैं कि ट्रस्ट पंजीकरण के क्या लाभ हो सकते हैं। यहाँ पर इस अनुभाग में हम देखते हैं कि जब हम चैरिटेबल ट्रस्ट का पंजीकरण कराते हैं तो हमें किस प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं, अर्थात धर्मार्थ गतिविधियों में शामिल करने के लिए पंजीकृत ट्रस्ट पर छूट का लाभ मिलता है। इसमें गरीबों को लाभ देना शामिल है, कानूनों का अनुपालन करना शामिल है, पारिवारिक संपत्ति का संरक्षण भी किया जाना शामिल है और प्रोबेट कोर्ट से बचने में भी हमें मदद मिलती है। साथियों, इस अध्याय में आज हमने यह जाना कि सरकारी संगठन की स्थापना के लिए कानूनी प्रक्रियाएं क्या होती हैं और जो सरकारी ट्रस्ट बनती है या प्राइवेट ट्रस्ट बनती है उसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं और इसका पंजीकरण किस प्रकार किया जाता है। मुझे आशा है कि आप इस विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे और आपकी भविष्य की संभावनाओं के लिए हम सभी आगे अग्रसर हैं। धन्यवाद।